अल्लाह ताला का शुक्र है कि जंग बंद हो गई। ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ, वो झुके नहीं। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं उन्होंने भी इस जंग में को रुकवाने में बड़ा अपना किरदार अदा किया। इमरान खान ने क्या बोला उसके बारे में यही बोला कि ठीक है पास कर लिया है लेकिन मेरे से मुशावरा जरूरी है। इमरान खान के विजन का वेट करेंगे कि वो कुर्सी देते, किसी चीज को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। वो फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कब भाड़ में जाए फिलाने। यार मैं फिलानों का वो बैठा हूँ यहाँ पर, मैं एक बंदे का जवाब दे हूँ, इमरान खान का, मेरा वो लीडर है। बाकी फिलाना वो कहे थे, फिलाना वो कहे थे, कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है, फिलाना कह रहा है। आई गिव अ डैम, ये सुनना चाह रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इसराइल और ईरान की जंग को ख़त्म हुए बंद हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी ईरान दुनिया की हेडलाइंस में जिंदा है और हर खबर, हर चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ईरान ही ईरान नजर आता है। लिहाजा आज भी हम ईरान की बात से ही आज के शो का आगाज करेंगे। हमने चंद दिन पहले ईरान के जो पाकिस्तान के अंदर सफीर हैं रजा अमीरी मुकद्दम साहब, इनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और ये इंटरव्यू उस रात चलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी रात कुछ डेवलपमेंट हुई। ईरान ने कतर के एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया, उस वजह से फिर ये शो हमारा रुक गया और उसके बाद फिर इसराइल और ईरान की जंग रुक गई, जिसकी वजह से इस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा इररेलेवेंट हो गया। लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम ईरान की पॉलिसी स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो हम इस इंटरव्यू को थोड़ा सा ट्रिम करके उसमें से कुछ हिस्से जो इररेलेवेंट हो गए हैं उसको निकाल के ये इंटरव्यू प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको सुनाना चाहते हैं। और इसका मकसद ये है कि आप ईरान को अंडरस्टैंड कर सकें कि ईरान कहां स्टैंड करता है और आने वाले दिनों में न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान का क्या स्टांस है। तो सबसे पहले आप जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी सफीर हैं रजा अमीरी मुकद्दम एक्सीलेंसी, उनकी गुफ्तगू सुनिए और जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा होगा उसके अंदर हम आपको शंघाई तावन तंजीम के बारे में बताएंगे कि वहां पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो सबसे पहले ईरानी सफीर का उनकी जो गुफ्तगू है आप वो मुलाहिजा करें। जब अमेरिका ने हमला किया था तो उसके बाद अब क्या सूरत है? 3 साइट्स के ऊपर हमला हुआ है और वहाँ पे जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वो सलामत हैं, कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ईरान का? जो एटमी एनर्जी का इदारा है वो इनके जो नुकसान होने वाला है उसका जायज़ा ले रहा है। अमरीकी ये दावा करते हैं कि उन्हें इसे मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। इस हवाले से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और जो एटमी तवानाई का हमारा इदारा है, इन तमाम जो है वो पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं कि कहाँ तक ये नुकसान हुआ। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो है जिसमें जो है स्टील है या बाकी सेंट्रीफ्यूजेस जो है वो तबाह ज़रूर कर दिए, लेकिन हमारा एटॉमिक नॉलेज वो तबाह नहीं। जो हमारा एटमी जो है नॉलेज है वो हमारे साइंटिस्ट जो है उनके सीने में, उनके दिमाग में और उनके जो है वो माइंड में मौजूद है। रेक्टर जो है वो कायम है या रेक्टर को भी नुकसान हुआ है? क्योंकि असल में तो जो जोहरी तवानाई है उसका रेक्टर इंपॉर्टेंट होता है और अगर वो कायम है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो डैमेज हो गया तो फिर ज़ाहिर बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसको बनाने के लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत होती है, 20-25 साल चाहिए होते हैं। देखिए जो हमारे रेक्टर जो है तेहरान में और बुशेहर में जो है वो काम कर रहे हैं जो है, और इराक के अंदर जो हमारा एटमी रेक्टर है उस पर हमला किया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से जो है इस बात की कोशिश की है कि इसको मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान की किसी वेबसाइट्स पे पढ़ा था कि अगर अमेरिका हमला करेगा फोर्दो पे या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को डैमेज करने की कोशिश करेगा तो फिर ईरान हर सूरत एटम बम बनाएगा, फिर हम ये करके रहेंगे जिससे दुनिया हमें रोकना चाहती है। तो क्या अब ईरान की ये पॉलिसी है कि हम बम के लिए जाएंगे या फिर अपनी कैपेबिलिटी यहीं तक महदूद रखेंगे? मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक तो हमारी पॉलिसी वही है कि हम पुरअमन जो है वो इस्तेमाल एटमी जो तवानाई है और एटमी जो नॉलेज है इसका करना चाहते हैं। और हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनने भी एटमी हथियारों का जो इस्तेमाल है उसको ममनू करार दिया है। लेकिन ईरान में बहुत सारे लोग हैं और शख्सियात हैं जो ये बात करते हैं कि 15 मरतबा जो आलमी तवानाई का इदारा है उसने इस बात की तस्दीक किया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। और 2015 में P5+1 के साथ हमने एग्रीमेंट भी किया JCPO का जो है, और उसमें भी जो है जो हमारे एटमी प्रोग्राम है उसकी पुरअमन नवीयत जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे है।
तो बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज़ करते हैं कि जब एटमी तवानाई की मॉनिटरिंग के बावजूद और एटमी जो मुआहदा है उस पर दस्तखत करने के बावजूद अमेरिका की तरफ से हमें इसी तरह से जो है वो प्रेशर का सामना है, और एक गासिब हुकूमत जो कि NPT की मेंबर भी नहीं है और जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है उसकी मेंबर नहीं है और बायोलॉजिकल वेपन्स जो कन्वेंशन है उसकी भी मेंबर नहीं है, और एक NPT का जो मेंबर कंट्री है उस पे वो हमला करते हैं ऐसे मुल्क की मदद से जो जिसके पास एटमी हथियार हैं यानी अमेरिका, और जिसने अपने एटमी हथियार हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किए हुए हैं। तो लिहाजा इस हवाले से ये हमारी अवाम में सोच पाई जाती है कि हमें इस NPT से निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जब हम बात कर रहे हैं हमारी पॉलिसी वही है कि हम एटमी तवानाई का पुरअमन जो है वो इस्तेमाल चाहते हैं। एटमी तवानाई के अंदर दो चीज़ें होती हैं कि जिस मुल्क के अंदर तवानाई का कोई और ज़रिया नहीं होता, यानी उसके पास गैस नहीं होती या पेट्रोल नहीं होता या कोयला नहीं होता, तो वो अमूमन इस पे जाता है जोहरी तवानाई की तरफ, क्योंकि इससे बिजली बनाना बहुत सस्ता भी पड़ता है और आसान भी होता है और ज़्यादा मिकदार में आप बिजली भी बना सकते हैं। लेकिन ईरान का ये इशू नहीं है, क्योंकि ईरान के पास गैस दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पेट्रोल इनका अपना है और पानी भी वाफर मिकदार में है। तो अब जो ये बिजली बना रहे हैं इस वक्त वो सफिशेंट है इनके इस्तेमाल के लिए। तो फिर दुनिया ये सवाल करती है कि आपको जोहरी तवानाई की ज़रूरत क्या है जब आपकी ऑलरेडी ज़रूरत पूरी हो रही है। तो अब मकसद फिर इसका एक ही है कि आप फिर एक लीथल हथियार बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है दुनिया में। देखिए, इस वक्त दुनिया में क्लीन एनर्जी की बात हो रही है और जो क्लाइमेट चेंज फोसल फ्यूल्स की वजह से है, इस वक्त दुनिया में क्योंकि जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है उसकी बड़ी वजह भी जो है वो क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज के पीछे जो है वो फोसल फ्यूल जो है उसका इस्तेमाल है। इस वक्त बारिशें जो है वो कम हो रही हैं, बर्फ़बारी कम हो रही है और हमारे जो दरिया हैं उनकी सतह भी जो है वो नीचे आ रही है। लिहाजा क्लीन एनर्जी की तरफ मुख्तलिफ ममालिक बढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके गैस और तेल के ज़खायर हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन अमेरिका उनके लिए न्यूक्लियर पावर हाउसेस भी बना रहा है, उनके लिए जो है वो रिएक्टर्स भी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बनाए जा रहे हैं और उनके सिलसिले में मदद कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन इन ममालिक के लिए अच्छी है और अमेरिका उनको सपोर्ट भी कर रहा है। अगर अमेरिका ने फिर दोबारा हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये बात क्लियर होगी हुई कि उन्होंने कहा कि अगर ये दोबारा आप स्टार्ट करेंगे तो हम दोबारा हमला करेंगे, और अगर दूसरी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर भी अटैक करेगा अमेरिका, तो क्या आप नए हमले के लिए तैयार हैं कि अमेरिका हमला करे? देखिए, दुनिया में सूरत हाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ट्रंप भी हमेशा जो है अमेरिका का सदर रहे। हो सकता है कोई अक्लमंद आदमी सदर बन जाए। 2015 में इसी जो है अमेरिका के साथ हमने जो है वो मुआहदे पे दस्तखत किए थे और ये ट्रंप था जो कि अपने पहले दौर में जो है इस एटमी मुआहदे से निकल गया। देखिए, इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से मुकम्मल तौर पर इस बात की रेडीनेस है कि आप इंस्पेक्शंस करना चाहते हैं वो करें, इसकी हम एक्सेस देने को तैयार हैं, इस हवाले से तमाम गारंटीज देने के लिए तैयार हैं कि हमारी जो एटमी तनसीबात हैं वो पुरअमन मकासद के लिए हैं। लेकिन एक सिहूनी हुकूमत है जिसको इस हवाले से मसला है, उसके अलावा दुनिया में किसी और को इस बारे में मसला नहीं है। तो फिर तो अगर आप इस अपने एटमी प्लान को या एटमी प्रोग्राम को जारी रखते हैं तो फिर आपको 3.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रंप है उस वक्त तक तो ज़ाहिर है किसी किस्म की भी आपने कोई मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो ज़ाहिर उसकी तरफ से रिएक्शन आएगा। तो क्या आप 3.5 साल इंतज़ार करेंगे अपने न्यूक्लियर प्लांट को दोबारा बनाने के लिए और उस प्रोग्राम को दोबारा इंटैक्ट करने के लिए कि ट्रंप चला जाए, उसका टेन्योर ख़त्म हो जाए और फिर आप दोबारा स्टार्ट करें? देखिए, हमने तकरीबन 10 एटमी घरों के लिए जो है और उसके ज़रिए तकरीबन 10,000 मेगावाट जो बिजली की पैदावार है उसके लिए हमें एटमी जो है उसका फ्यूल चाहिए। मुख्तलिफ हमारे साइंटिफिक शोबे हैं उनको इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और ये ज़रूरत जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। टारगेट को अचीव करते हुए हमारे बेहतरीन साइंटिस्ट जो है वो शहीद हुए हैं। मुस्तकबिल में दुनिया जो है वो स्ट्रेंजली जो है वो डिपेंड करती है
एटॉमिक नॉलेज पे और एटमी टेक्नोलॉजी पे। वो हज़रत इज़राइल जो है वो भी जिंदे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी और मौत के बारे में कुछ नहीं कहा। इसराइल का क्लेम ये है कि हमने इनके तमाम ईरान के जो बड़े साइंटिस्ट हैं, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उन सबको शहीद कर दिया है, अब वो दुनिया में नहीं रहे, तो अभी इनके पास साइंटिस्ट ही नहीं है जो इस प्रोग्राम को चला सके। तो क्या आपके पास सफिशेंट तादाद में साइंटिस्ट हैं कि जो इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ा सकें? कह रहे हैं अगर इसराइल का ये ख्याल है कि हमारे पास कोई और साइंसदान नहीं बचा तो इस वक्त इतना परेशान क्यों है? हमारी एटमी तनसीबात जो है बकौल उनके जो दावा करते हैं उनको भी वो हिट कर चुके हैं और ख़त्म कर चुके हैं, और हमारे साइंसदानों को भी अपने दावे के मुताबिक ख़त्म कर चुके हैं, तो फिर परेशानी किस बात की है? एक्सीलेंसी, लेकिन सारे इस्लामी मुल्क जो 57 इस्लामी मुल्क हैं उन सब का यही मौक़िफ़ है, उनमें से एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इसराइल को तस्लीम करता हो या इस लेवल पे तस्लीम करता हो जिस लेवल पे दुनिया तस्लीम करती है या वेस्ट तस्लीम करता है। और तमाम इस्लामी मुल्क यही चाहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला हल होना चाहिए, फ़लस्तीनी रियासत को आज़ाद होना चाहिए, इसराइल का अमल दखल वहाँ पर ख़त्म होना चाहिए, जो सेहूनी दबाव है उससे निकलना चाहिए। ये मौक़िफ़ वही है जो पूरे आलम इस्लाम का है, लेकिन अमरीका और इसराइल लड़ सिर्फ आपसे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो बाकी इस्लामी मुल्कों का मौक़िफ़ उतना क्लियर नहीं जितना आपका है, या कोई और वजह है फिर इसकी? देखिए, सबसे पहले यह है कि कोई इस्लामी मुल्क फ़लस्तीनी ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम उनकी हमायत भी कर रहे हैं और उनको मदद भी कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल हो गए हैं गज़ा एक जो छोटा सा इलाका है वहाँ पे हमास जो है वो इसराइल से लड़ रही है। उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार हैं। किसने जो है हमास को जो है ये हथियार दिए और ये सब वसाइल फराम किए? आया आपकी नज़र में कोई ऐसा मुल्क है जिसने ये काम किया हो? प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि बाकी इस्लामी मुल्कों की तरह आप भी ये कहें कि इसराइल यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहा और फ़लस्तीनियों को उनको राइट्स दे, लेकिन सिर्फ ज़बानी कलामी हद तक, इसमें प्रैक्टिकली और अमली तौर पे कोई काम ना करे। हम तो अमली तौर पे ये कर रहे हैं। अगर हम भी सिर्फ ज़बानी कलामी ये सारी बातें कर रहे होते तो वो हमारे साथ भी जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट ना करते। एक्सीलेंसी, रजीम चेंज का भी है, अमेरिका की तरफ से प्रेशर है कि रजीम चेंज कर दें, आप वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन करवाएं, एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी ले आएं, या फिर वही सिस्टम जो आज से तकरीबन 45 साल पहले था, शाह का सिस्टम, उनका एक साहबजादा भी है जो उस वक्त इसराइल के अंदर है। तो वो अगर चाहते हैं कि रजीम चेंज हो तो क्या कोई ऑप्शन है ईरान को बचाने के लिए रजीम तब्दील कर दी जाए? इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद जो अमेरिका और ईरान के जो तल्लुकात की तारीख है, आप इसको देखिए। तमाम अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने जो है ईरान में रजीम चेंज की बात की है और उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की है, लेकिन वो ये नहीं कर सके। अब भी वो कोशिश करेंगे, हम भी अपनी कोशिश करेंगे, और अल्लाह जो है वो बड़ा है। देखिए, जिस शख्स का आपने नाम लिया है, इसके दादा को भी वो लाए थे और वो उसके बाद खुद ही उसकी हुकूमत भी ख़त्म की, और उसका बाप जो है वो अवामी मुजाहिरों के सामने 6 महीने तक भी नहीं ठहर सका था। देखिए, ईरान की अवाम जो है पहाड़ की तरह अपनी हुकूमत के पीछे खड़े हैं। आप हमारे गुज़श्ता जो जुमे के मुजाहरे हैं, जो नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ शहरों में रैलीज निकाली गई हैं, उनको आप देखें जो है ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो है सिहनी हुकूमत की सपोर्ट के साथ जो है वो ईरान में आ जाए और ईरान की अवाम जो है उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि सिहूनी और इसराइली हुकूमत को ईरानी अवाम जो है दुनिया की जो है वो सबसे जो है वो कसीफ़तरीन और सबसे जो है वो गंदी हुकूमत समझते हैं। अगर उनके पास में होता तो वो इनकलाब इस्लामी ईरान के पहले साल में जो है रजीम चेंज कर देते। एक्सेलेंसी, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और पाकिस्तान का क्या किरदार है इस सारी जंग में? क्या आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ के अपनी हिम्मत से ज़्यादा आपका साथ दिया? बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो है वो अपनी इस्तेताद के मुताबिक जो है हमें सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप ने जो है इसराइल का जो हमला है और अमेरिका का हमला है उसकी मजम्मत की है, और पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में और IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, उन्होंने इसराइली जो जहरीत है इसकी मजम्मत की है। देखिए, पाकिस्तान के मीडिया ने जो है वो भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, क्योंकि इस वक्त जो है बयानिए की जंग है और आप भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं ताकि एक तरफा जो प्रापोगंडा किया जा रहा है सिर्फ वो प्रापोगंडा जो है वो दुनिया तक ना जाए। और मैं समझता हूँ कि अपनी इस्तेताद के मुताबिक चाहे वो अवाम हो, मीडिया हो या हुकूमत हो, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, आलम इस्लाम में तमाम मालिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप की हिफाजत के लिए जो है सिहनी हुकूमत के जो उसके जो है वो तुसी पसंदाना अज़ाइम जो है उनके सामने उठ खड़े हों। एक्सेलेंसी, बहुत शुक्रिया, और तमाम पाकिस्तानियों की हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ हैं, और अगर किसी जगह पाकिस्तानी आपकी खिदमत कर सकें, मदद कर सकें तो हर वक्त तैयार हैं।
और हम ईरान और पाकिस्तान वाकई भाई हैं और भाई एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं मुश्किल वक्त में। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत जो है अपने मकदूर बार जो है वो सही करेंगे। यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन है, शौकत प्राचा साहब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, और हमारे तीसरे मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजिया कार हैं। शौकत प्राचा साहब, ये शंघाई ताउन तंजीम के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अब देखें इंडिया के वज़ीर दिफा, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा, फिर नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र हैं दोनों मुल्कों के, वहाँ पर कोई सुलह के चांसेस हैं? शुक्रिया जी, बिल्कुल बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, वो तो गुज़श्ता 2 दिनों से वहीं थे और जो सेशन था उसमें भी आमने सामने बैठे रहे। SCO का जो प्रोसीजर है उसमें एक राउंड टेबल पे सारे बैठते हैं, सारे बराबर होते हैं। आप बेशक आपको कोई पसंद है नहीं है लेकिन आप सारे बराबर हैं, सारे बराबर बैठते हैं, ठीक है। तो जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव था NSA ने वो तो दिया, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त 10 मई को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सदर ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया और मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो ट्वीट आई या जो बाद में बयानात आए, JD वैंस के भी आए, उसमें ये था कि दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने 3rd वेन्यू पे मिलना था, लेकिन ये वो नहीं है वेन्यू एटलीस्ट, क्योंकि चाइना तो प्राइड ले रहा है कि देखिए हमने इकट्ठा कर दिया सब। नहीं, इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन वो अमेरिकन अरेंजमेंट था, ये SCO का अरेंजमेंट है, इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के बारे में BJP गवर्नमेंट जब से आई है जुलाई 2014 से, जो इंडियन पॉलिसी का एक कंस्ट्रक्ट है वो अजीत डोवल है। वो कभी डिफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी कहता है, कभी ऑफेंसिव डिफेंसिव पॉलिसी कहता है, या जो भी वो जिस तरह से BJP ने पोस्चर दिए वो अजीत डोवल ही है। तो अजीत डोवल का वहाँ पे मौजूद होना और इधर से DGISI का होना ये बड़ा मीनिंगफुल है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है, वैसे पहली मरतबा ऐसा हुआ है। एक चीज याद करवा दूं कि 2008 में जब मुंबई ब्लास्ट हुए थे तो उस वक्त सदर जरदारी साहब नए सदर बने थे, तो इन्होंने कहा था कि पाशा साहब को कहा था कि आप इंडिया जाके बताएं, वजाहत करें। हाँ, लेकिन उस वक्त ये आइडिया कबूल नहीं किया गया था, लेकिन आज खुश हैं हम के जो है ना उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे मिले। अब दूसरी बात आ गई, कल जो टुमारो वो फॉरेन मिनिस्टर का इजलास, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर का, उसमें आप हालिया बयानात सुने जंग के बाद या जंग के दौरान राजनाथ सिंह के वो क्या क्या बयानात देते रहे, और इधर से ख्वाजा आसिफ साहब भी, इन्होंने भी कख नहीं छोड़ा, दोनों आग के गोले। यानी अभी जो पिछले हफ्ते जो ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में तकरीर की कि इन्नियां जुतियां असी नहीं मारियां जिन्नियां उत्थे पै रही ने, तो ये एक बड़ा अजीब सा मंजर है जो इन दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स का आमने सामने है। लेकिन जब SCO में बन रहे थे दोनों मेंबर, पाकिस्तान और इंडिया सिमल्टेनियस बने थे, SCO के चार्टर में ये बात थी या चीन और रूस की क़यादत ने बात वादे की थी कि SCO में वो मेंबर बन नहीं सकते जो आपस में जंग करें। यानी SCO के प्लेटफॉर्म पे SCO की मेंबरशिप में या उस फैमिली में वो 2 मुल्क नहीं रह सकते जो आपस में जंग करें। अब बहरहाल जंग खत्म हो चुकी, सीज फायर हो चुका, और अच्छी बात है कि चाइना अदरवाइज भी इस खित्ते में एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है। चाइना नहीं चाहता कि जंगें हों, चाइना खुद भी जंग की पॉलिसी में नहीं है, वहाँ रशिया भी बैठा हुआ है, तो अच्छा है, ये अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी। अतर काज़मी साहब, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकेंगे दोनों मुल्क, और ये पहली मरतबा ऐसा नहीं है, बल्कि आप माजी में जाएं ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई हैं और ग्रैब भी की हैं, बैठे भी हैं, बसें भी चली हैं और वहां जाके इस्लाम भी लिए गए हैं, जफियां भी हुई हैं, लेकिन फिर डिजास्टर। तो अब क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि इंडिया किस मूड में है। उन्होंने जो कोशिश की, जिस तरीके से वो ये समझते थे कि वहां पे हावी आ जाएंगे, मिलिटरीली वो इस तरह की शरारत करेंगे, पाकिस्तान को दबाएंगे, लेकिन उसका नतीजा उन्होंने देख लिया।
अब इस वक्त जो ये मुलाकात हो रही है, देखें ये डिफरेंट माइंडसेट के साथ हो रही है। हालिया अरसे में हमने उनको एक जंग में शिकस्त दी है, राजनाथ सिंह ने वहां से की हैं सिर्फ बातें, और हमने असल काम करके दिखाया। हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने। इंडिया मान नहीं रहा कि हमने कोई काम किया। वो माने या ना माने, अंदर से उनको पता है। वो उस वक्त भी उधर भी वो टेबल के साथ जो है ना वो जूते टाइट करके बैठे होंगे कि किसी वक्त भागना ना पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में उनको अंदाजा है कि जो हमने उनके साथ किया, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट चौधरी साहब, मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। मैं ये समझता हूं कि जिस किस्म का माइंड सेट वहां पर हुकूमत कर रहा है, ये दोबारा कोई शरारत करेंगे। अगेन इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो असला खरीद रहे हैं, वो एक और जंग करना, इस्राएलियन मॉडल पे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑल्दो के बड़ी खुशाइन बात है, वहां पे बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान एज ए जिम्मेदार स्टेट, पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया डायलॉग को। लेकिन मुझे ये लगता है कि फिलहाल मोदी साहब जो हैं वो इस मूड में नहीं है। हमें भी अपने तौर पे होशियार रहना पड़ेगा कि कहीं वो हमें धोखा ना दें, इसलिए कि उनके इरादे मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगते। अच्छा इरफान भाई, जैसा ये इम्कान है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बर्फ पिघलने का, या ये जो आग का दरिया है उसके ठंडे होने का, क्योंकि कहा यह जाता है कि ज़ाहिर चाइना मेजबान है और उससे आमने सामने खड़ा कर दिया दोनों को और अब ये मसला हल हो जाएगा, है इम्कान कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और काज़मी साहब को और राजा साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, इस वक्त अपेरेंटली ऑन द फेस तो इम्कान नजर नहीं आता जी, लेकिन एक चीज चौधरी साहब याद रखिएगा कि जो ट्रैक टूज होते हैं या बैकडोर चैनल्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं फंक्शन कर रहे होते हैं जी। जब पुलवामा का भी इंसिडेंट हुआ था तो थ्रू चाइनीज काफी चीजें शेयर भी हुई थी, और थ्रू थर्ड पार्टी अजीत डोवल और ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। इवन इन प्रेजेंट एस्केलेशन, अजीत डोवल साहब ने कोशिश की पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत तक पहुंचने की ड्यूरिंग द एस्केलेशन आल्सो। तो बैकडोर में कुछ चीजें होती रहती है, चलती रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इतनी स्टेटमेंट्स जो इंडिया में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन और जंग का रिटोरिक इतना उन्होंने कर दिया है कि वो सामने तो कोई मुझे एक्टिविटी करते नजर नहीं आ रहे थे। और मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों में एक ख्वाहिश तो रहती है कि कुछ ना कुछ चैनल्स हमारे चलते रहे, क्योंकि एस्केलेशन जो जब हमारी होती है तो ये सीरियस लेवल्स तक जाती है जी। लेकिन कंसिडरिंग राजनाथ, हिज पर्सनैलिटी, वो नहीं चाहेगा कि वो इस तरह का कोई कलंक का टीका लेकर वो इसको, तो वो यही समझेगा कि मेरी बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, वो अपनी पर्सनैलिटी पे इसको लेने की कोशिश नहीं करेगा। हाउएवर प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो जाती है। पिछले दिनों आपको देखा होगा कि जयशंकर जो है वो पाकिस्तान में आए थे, जब पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ टू द एजेंडा। और पाकिस्तान की तरफ भी इस वक्त इतनी कोई मतलब जैसे कहते हैं ना, इतनी आग नहीं लगी हुई। आई थिंक पाकिस्तान शुड मेंटेन द जेस्चर और पोस्चर, जो अपना विनिंग पोस्चर और जेस्चर है वो मेंटेन रखे, और ज्यादा ह्यूरिस्टिक ना हो, लेकिन अपना जो प्राइड है वो मेंटेन रखे, क्योंकि इट डज मैटर जी, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बातचीत, और अगर प्रिपरेशंस हैं मुकम्मल तौर पे, सिक्योरिटी एडवाइजर का वहां होना इस चीज की निशानदेही करता है कि आई एम श्योर कि प्रिपरेशंस तो होंगी, बट अगर स्टेट ने पूरा को डिसीजन लेके एंड स्टेट तक यहां से बातचीत हुई है कि हाउ टू ट्रेड दिस वे, तो फिर तो बातचीत हो जाए तो मजायका नहीं है। और अगर वैसे ही आई मीन कोई इतना शौक अपने दिखाने की जरूरत नहीं है कि जी हम बहुत ही बातचीत करना चाहते हैं। अच्छा जनरल साहब, मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब अगर चाइना इस जंग के बाद दोनों मुल्कों की क़यादत जो है बड़ी ताकतवर क़यादत, क्योंकि एक साइड पे जनरल आसिम मलिक साहब हैं, दूसरी साइड पे अजीत डोवल हैं, फिर राजनाथ हैं, फिर ख्वाजा आसफ हैं, और अगर यहाँ पे भी बर्फ नहीं पिघलनी, हालात ठीक नहीं होनी, तो फिर ये थर्ड वेन्यू कब होगा, कहाँ होगा और किस तरह ये मसाइल हल होंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जनरल साहब, अगर चाइना के अंदर बैठ के भी इतनी ताकतवर क़यादत के आमने सामने होते हुए भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इश्यूज हैं वो थोड़े से नरम नहीं होते, तो फिर ये कहाँ हल होंगे, किस तरह हल होंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब बुलाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर ये मसला हल होगा? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है जी। इंडियंस जो है वो कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी तो रखते हैं अपने चीजों में, किसी वक्त भी वो एक नई एनवायरनमेंट क्रिएट करके बातचीत को रिज्यूम कर सकते हैं। कोई इस तरह वो मुश्किल नहीं होता जी। थर्ड फ्रेंड्स की तरफ से भी हो सकता है, कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी जाती है।
और जिस तरीके से अभी जो मॉडर्न हम देख रहे हैं डिप्लोमेसी, इसकी तो कोई टाइमिंग्स की हद ही नहीं है जी। पहले एक साइकिल होता था, वॉर का साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर डायलॉग का साइकिल होता है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होती हैं, लेकिन यहां तो पता नहीं चलता। अभी एस्केलेशन के बीच में भी देखें कि ऑल ऑफ सडन, मतलब है 4th-5th डे पे आपका हॉस्टिलिटीज का टर्मिनेट हो जाना, सीज फायर का इंप्लीमेंट हो जाना, और कितने रिटोरिक किया गया इंडिया की तरफ से, आप नहीं हमने से दूर जारी है, हमने रोका नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप पे उन्होंने जैब्स किए, टर्किश प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, अजरबैजान के साथ किया, लोगों पे बहुत उन्होंने की, लेकिन उनकी डीजीएमओ बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे थे। तो इंडिया का एक सामने वाला चेहरा है और एक वो चेहरा है जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड फंक्शन कर रहा होता है, विच इज टोटली डिफरेंट जी। उनके डीजीएमओ की जो हमारे डीजीएमओ से बातचीत हुई तो ज्यादातर यही फील हो रहा था कि वो खुद डीएस्केलेशन चाह रहे थे, क्योंकि वो बैलेंस नहीं रहे थे। और जब किसी मुल्क की मिलिट्री बैलेंस में नहीं रहती तो देन उनके पास कोई चॉइसेस इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो किसी और तरीके कार से बैलेंस बहाल कर सके ड्यूरिंग दी वॉर। तो दे वर इम्बैलेंस्ड, और उनके जो डीजीएमओ जिस तरीके से रिक्वेस्ट मुख्तलिफ चीजों की कर रहे थे, स्पेशली कश्मीर के अंदर जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स थी और जो वहां पे एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था उस सिलसिले में, फिर वो वरीड भी थे, वो डीएस्केलेट फौरन भी करना चाहते थे कि ज्यादा बातचीत ना हो, जो उनका नुकसान हुआ जी वॉर के अंदर। बहरहाल डिप्लोमेसी में 2-3 चीजें चल रही होती हैं, बहरहाल उधर मौका तो मिलेगा जी। ये नहीं हो सकता कि वो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं, डिनर्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, टेबल पे आप बैठते हैं, कहीं ऑफ द रिकॉर्ड आपकी बातचीत कहीं ना कहीं चल रही होती है। तो लेकिन एकदम बर्फ पिघल जाना, जो स्टेटस इस वक्त स्टेटेड पोजीशंस है, इसके लेस लाइकली चांसेस हैं जी। इस वक्त तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा। हाउएवर बात मूड की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी, बट फिर सेट एजेंडा पे डिस्कशन होनी है जी वहां पे। और मोस्टली जो एंटी टेररिज्म वाला रैट्स के जो फोरम है जिसके ऊपर बातचीत होती है, वहां पे 90% एससीओ की और रैट्स की जितनी एजेंडा की कार्रवाई है उसको इंडिया जो है या तो अब्सटेन कर जाता है या वो नोटिंग पे साइन नहीं करता जी उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर। वो पार्ट ऑफ दैट प्रोसीडिंग बनता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब आपके साथ ही रहना, काजी साहब ये फरमाइएगा कि अगर इससे भी इस ब्रेक थ्रू से भी अगर आइस में ब्रेक नहीं होना तो फिर कौन सा ऐसा वाकया होगा कि जिससे पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल हल हो सकेंगे? देखिए अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है। देखिए अब यहाँ से भी हमारी लीडरशिप गई भी है, वहां से भी आई हुई है, लेकिन वहां से जो लोग आए हुए हैं थोड़ा सा उनका हमें माइंडसेट भी देखना पड़ेगा। अजीत डोवल वो है जिसने अपनी टोटल पूरी जिंदगी इन्वेस्ट की है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने में। पूरे बीजेपी का ये माइंडसेट है, पूरा उनका माइंडसेट ये है। राजनाथ सिंह जो है उनका जो माइंडसेट है वो भी हमारे सामने है। अब सम टाइम ये कहा जाता है कि जो लोग इस माइंडसेट के अगर आप उनको कन्विंस कर लें तो चीजें आसान हो जाती है, इसलिए कि लड़ने वाले यही लोग हैं। अगर इनको हम कन्विंस कर लें, क्या इस वक्त वो इस पोजीशन में, अब इस वक्त उनका मसला क्या है चौधरी साहब? ऑल्दो कि मैं भी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूं, लेकिन इस वक्त उनका मसला ये कि वो जंग हारे हैं और उनके मुल्क में जिस किस्म के उनसे सवालात हो रहे हैं, अगर अभी जाके ये बात करेंगे कि हम ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो वो उनका जो वोटर सपोर्टर है वो कभी भी उसको नहीं मानेगा और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस वक्त उस मूड में मुझे नजर नहीं आती। हाँ, वो चैनल जरूर बरकरार रखेंगे, वो एक तासुर जरूर देंगे कि शायद हम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, लेकिन वो चाहेंगे कि हम चीजों को उस वक्त बेहतरी की तरफ लेके जाएं जब हमारा एक हाथ ऊपर हो, हमने पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंचाया हो। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 महीनों के अंदर हमें कोई ब्रेक थ्रू नजर आए। अच्छा प्रेस साहब, ये जो इशू है ना इंडिया और पाकिस्तान का, उस इशू में अवाम बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि मसलन अगर पाकिस्तान की क़यादत इंडिया के सामने लेट जाए, जैसे कि आपको पता है मुशर्रफ साहब ने उठ के सलाम ले लिया था वाजपेयी साहब से और आज तक जान नहीं छूट रही उनकी, जबकि वो खुद भी दोनों रुखसत हो गए दुनिया से, लेकिन जान नहीं छूट रही दोनों की। सेम इसी तरह अगर इंडिया जो है वो किसी तरह कंप्रोमाइज करे तो वहां पे अवाम बाहर आ जाती, कहते हैं आपने बेच दिया इंडिया को। तो इस नैरेटिव के साथ कैसे मसाइल हल होंगे पाकिस्तान और इंडिया दोनों के? देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की कि ये जो फोरम है एससीओ का, वहाँ जो हो रहा है इजलास, ये को पाक इंडिया के लिए नहीं बुलाया गया, ना ही पाक इंडिया की जो जंग थी उसमें एससीओ ने सच कोई पहले से शेड्यूल था। हाँ, ऐसे ही तो पहले तो मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान और इंडिया का होगा। हाँ, इन जनरल जो आपने बात की, यकीनी तौर पर जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो दोनों मुल्कों की क़यादत सामने रखती है। मसलन आपने जिस तरफ इशारा किया कि आगरा टॉक्स हुई, फेल हुई थी, और उससे पहले काठमांडू में शायद वो सार्क समिट थी जो जनरल साहब गए थे आगे जाके वाजपेयी से हाथ मिलाया था।
लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2004 में जब 6 जनवरी 2004 को जॉइंट स्टेटमेंट आई जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान, उसके बाद 4 साल कंपोजिट डायलॉग चढ़ा, बड़ा अच्छा चला। यही पॉपुलेशन इधर भी थी, यही पॉपुलेशन उधर भी थी। वीज़ा भी खुल गया था। बहुत सारे जो बसें चली उसमें कश्मीरियों के दरमियान तिजारत हुई। उसके बाद वीज़ा फ्री इंट्रा कश्मीर, यानी कश्मीर के दोनों तरफ लोग आते जाते। लीडरशिप को बोल्ड स्टेप्स लेना पड़ते हैं। लीडरशिप ने अगर लेटना है अवाम के सामने तो वो दे आर नॉट लीडर्स, और जनरल मुशर्रफ ने ये साबित किया। जनरल मुशर्रफ ने जो इकदामात लिए, कोई जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन नहीं चली थी। इवन सदर जरदारी साहब, जब एक चीज़ थी बड़ी ही सिग्निफिकेंट थी इंडिया पाकिस्तान की तिजारत में कि नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट का एक आया था कि पहले होती थी पॉजिटिव लिस्ट, फिर वो नेगेटिव लिस्ट चेंज हुई, शोर तो बड़ा मचा, लेकिन कोई एज सच एक वो डिफेंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बनी थी जिन्होंने मतलब है जाके कोई लाहौर में तकरीरें की, इधर की, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट वैसा रहा। और इंडिया में भी जनरल मुशर्रफ के दौर में या इवन बाद में जो कुछ हुआ, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग में जब डिसहार्मनी आती है, प्रॉब्लम वहाँ आती है, जो कि अभी इंडिया में है। मसलन जंग हार गए, वेरी स्ट्रेंज कि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं माना, उनकी मिलिट्री लीडरशिप मान रही है। यानी सिंगापुर में जाकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हाँ, या जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा जी कि जी जब जंग होती है कॉम्बैट में नुकसान हो जाया करता है। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। अदरवाइज तो वहाँ की मिलिट्री नहीं बोलती, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप बोलती है। अब ना सिर्फ मिलिट्री बोल रही है, बल्कि वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप जिसको वो मिट्टी चढ़ा रहे हैं घुंगलुओं पे, वो मिट्टी भी साफ कर रहे हैं ताकि घुंगलू जो है वो बिल्कुल साफ नजर आ जाए। मैंने एक ब्रेक लेनी है, फिर से ब्रेक दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जैसा ये फरमाइएगा कि बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का इशू क्या है, किस तरह ये मसला हल हो सकता? कि देखिए, पहले तो आई थिंक अभी थर्ड पार्टी या जो मैकेनिज्म्स है हमें वो बहाल करने होंगे। थर्ड पार्टी अगर इंटरवेंशन होती है, लाइक प्रेसिडेंट ट्रंप हैज दी कैपेसिटी के कम से कम हमें दोनों ममालिक को टेबल पे बिठा सकते हैं। बार बार वो कश्मीर का जिक्र तो कर रहे हैं, जो फ्रेंड्स हैं वो उसका जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन अब मैं देखता हूं कि ये जो फ्रिक्शन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये शायद स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट हमारे रीजन के भी कुछ मुल्कों की होगी कि ये थोड़ी सी फ्रिक्शन जारी रहे, क्योंकि इंडिया ने जो रोल अदा कर रहा है ना जी, जो वॉच डॉग का वो रोल अदा करना चाहता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, तो वो दैट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड जी। चाइना भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और थोड़ा सा और भी चैलेंज हो रहा है नेबरहुड में भी। तो हमारा जो फ्रिक्शन है ना वो इनके नेबर्स तमाम को भी सूट कर रहा है, क्योंकि उसी से उनके एम्बोल्डन हो रहे हैं, वो चीजें अपनी बेहतर कर रहे हैं जी। उनके पास लिवरेजेस बढ़ती हैं, इकोनॉमिक लिवरेजेस भी बढ़ती है। अच्छा, कई दफा वो इंडिया के खिलाफ हो जाते हैं, फिर बीच में एक टाइम आता है कि साल 2 साल बाद एक आध विजिट होता है तो उसमें इकोनॉमिक फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। तो हर मुल्क जो है अपना बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, तो फ्रिक्शन के साथ भी थोड़े से हिडन बेनिफिट्स शामिल है। However, पाकिस्तान और इंडिया का देखिए 2014 से पहले बहुत सारे बेहतर मतलब मैकेनिज्म था मिटिगेशन का। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है ना जी, आप बिल्कुल जिस बात पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो इतनी नैरो हो चुकी है। एक चीज से आप सिर्फ अंदाजा लगा लें कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और उन्होंने किस चीज को, पाकिस्तान अगर पानी को एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है, अपनी सॉवरेनिटी को एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है, सॉवरेनिटी को एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है, कश्मीर को एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया। कि एक नॉन स्टेट एक्टर, चाहे वो इंडिया के अंदर है, कश्मीर में है, अफगानी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, कोई भी है, वो एक एक्ट करेगा तो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर देगा बिटवीन 2 न्यूक्लियर। तो देयर इज नो मैकेनिज्म व्हिच नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। इसी की आप बात करें कि वो कैसे एस्टैब्लिश होगा। तो आई थिंक हमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या जो डिप्लोमेसी है या जो हमने दुनिया में अपना मुकदमा लेके जाए, उसमें सबसे पहले तो ये भी मुकदमे में रखे कि जी हमारे मैकेनिज्म जरूर होने चाहिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के,
क्योंकि ये न्यूक्लियर मुल्क ही हो जाए जो दरमियान में हो, ताकि अगर किसी को कंप्लेन हो तो वहां चला जाए, वो जाके बिठा के मामलात को हल कर ले। इस तरह मसला तो हल नहीं होगा। मसले जैसे बलूचिस्तान है, जैसा हम तो उस बुनियाद पर भी इंडिया के ऊपर हमला कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर वो क्या कर रहा है। तो ये मैकेनिज्म तो बहरहाल होना चाहिए। अदर काजमी साहब ये फरमाइएगा सर, ये जब भी फील्ड मार्शल की तारीफ होती है तो इंडिया को बड़ी तकलीफ होती है। डोनाल्ड ट्रंप बहाना तलाश कर रहे होते हैं कि फील्ड मार्शल की तारीफ करें, कल भी उन्होंने कर दी, और इंडिया में आज सफ़े मातम बिछी हुई। तो मेरे ख्याल में इंडिया की जो ट्रीटमेंट हुई है तो उनको तो तकलीफ होगी। वो बाहर जो हमने की है उनकी ट्रीटमेंट, पाकिस्तान का जहां पे भी जिक्र हो, पाकिस्तान की फौज का जिक्र हो, उनको तकलीफ तो होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बार बार जिक्र कर रहे हैं ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और इसके पीछे ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अचानक हमसे मोहब्बत होगी। इसके पीछे वो जंग है जो हमने जीती। ये वही अमेरिका है, ये वही ट्रंप है, ये वही जेडी वैंस है जो पहले किस किस्म की बातें कर रहे थे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान उस पोजीशन में है कि जो इंडिया को हजम नहीं हो रही, और इस वक्त इंडिया कब किसी चीज में कंसीड नहीं करेगा मजीद। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, और वो बार बार कश्मीर का भी जिक्र कर रहे हैं। अगर कोई सालसी इस वक्त कहीं पे हो सकती है, कोई डेवलपमेंट हो सकती है, उसमें कोई बड़ी ट्रेड डील हो इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, और उसमें ट्रंप का किरदार हो सकता है। क्या इमीडिएटली वो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि फिलहाल नहीं होगा, लेकिन चीजें उस डायरेक्शन में जा रही जरूर है। अच्छा भाई साहब, ये देखें कि मसलन मोदी साहब ये कह रहे हैं कि देखें जी, जो हमारे सीज फायर हुआ था पाकिस्तान के कहने पे हुआ था, अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि दोनों न्यूक्लियर पावर थे, मैंने दोनों को बिठाया और मैंने कहा लेट्स स्टार्ट ट्रेड। अच्छा, और फिर मोदी साहब कह देते हैं, फिर उस तरफ से ट्रंप कह देते हैं, साथ वो जनरल आसिम मनीर साहब की तारीफ कर देते हैं। तो ये मोदी और ट्रंप कैसे एक लाइन पे आएंगे? ये पाकिस्तान तो खुश है ना। लेकिन ये जो इधर हम एलाइज थे यूनाइटेड स्टेट्स के, लेकिन उसी दौर में 9/11 के बाद ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की, वो तो तब से चली। जॉर्ज बुश जब पाकिस्तान में आए, इंडिया में आए थे, उनका उधर का पोस्चर और था, पाकिस्तान में पोस्चर और था। ओबामा साहब उधर आए थे, इधर नहीं आए थे। लेकिन आज जब पाकिस्तान उतना एलाई नहीं रहा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जितना अब भी इंडिया है, और पाकिस्तान के बारे में सदर ट्रंप कहें कि आई लव पाकिस्तान, लव पाकिस्तान। उसने कहा जी ये इम्प्रेसिव पर्सन, इंस्पायरिंग ग्रेट मैन, ऐसे ही ना। और उन्होंने कहा कि जो मैंने लंच दिया उसमें बड़े मुझे अच्छे लगे, बड़े इंस्पायरिंग लगे। फिर कहा कि लीडरशिप इज ग्रेट, पाकिस्तानी पीपल, उन्होंने कहा पाकिस्तानी लोग तो बहुत इनोवेटिव हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं। तो इस स्पिरिट के साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हैं, इंडिया को मसला तो होगा, लेकिन ये कहना कि हम, अगर मैं सोचूं, अपनी बात कर रहा हूं कि इससे अमेरिका और इंडिया के फासले बढ़ जाएंगे, वो बात नहीं है। वो ट्रेड पार्टनर है एग्जैक्टली, उनका स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप ऐसा है। बट जो पाकिस्तान को एज मिला, हाइफिनेशन हो गई। पहले तो हमें एफ पैक बनाया हुआ था ना कि चले भाई उधर आप किसी खाते में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने दिखा दिया कि जो 30-40 साल से एक मिथ बनाई गई थी कि हम बड़े मजबूत हैं, हम ये हैं, हमारे पास वो जो पिवट ऑफ एशिया या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, आज तो पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया ना इस जंग के बाद, और पावर बन के साबित। और फिर ईरान वाला जो और एक आ गया, मसलन एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज ईरानियन एम्बेसडर ने जो बात की, उन्होंने तो सीधी सी बात की कि इट्स अ विक्ट्री फॉर ईरान, उसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे, क्योंकि उसमें अग्रेसर ईरान नहीं था, इजराइल था। इधर अग्रेसर पाकिस्तान नहीं था, इंडिया था। अगर दोनों अग्रेसर्स को सीज फायर तो इससे बड़ी शिकस्त क्या होगी? सीज फायर करनी पड़ी, सीज फायर करना पड़ी उनको। इसलिए बाकी बहुत बार पाकिस्तान, मेरा ख्याल है मोदी जो है ना वो इसराइल के लिए भी बड़े मनूस साबित हुए हैं, क्योंकि पहले इसराइल आया, उसके बाद मनूस ना कहा। नहीं, एक और भी बात होती रही पाकिस्तान में कि जो इसराइल ने किया है वो भारत भी कर सकता है। नहीं, अब नहीं कर सकता। अब जो है ना वो दरवाजे बंद हो गए। अब नहीं, पाकिस्तान बदल गया है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने दुनिया को तब्दील, पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ का पता चल गया, दुनिया को भी पता चल गया पाकिस्तान की स्ट्रेंथ। तो बस आपने गोथूसुली फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।